हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम करने वाले हैं कलाम एकेडमी का जो चतुर्थ श्रेणी का जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका जो पहला टेस्ट हुआ है माइनर टेस्ट फेस्ट, उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, राजस्थान के पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण विस्तार में अंतर है। यानी कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है उसका अंतर कितना होता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, देखो। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वो सही होने वाला है, यानी कि 43 किलोमीटर का अंतर है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर, राजस्थान के कौन से जिले का भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक वातावरण उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से मिलता जुलता है। तो वही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है, तो उसके जो पास वाले जिले हैं उसी का होगा। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा आपके धौलपुर, जो कि उत्तर प्रदेश से भी सीमा लगाता है और हमारे मध्य प्रदेश से भी सीमा लगाता है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, राजस्थान में रेड क्लिफ लाइन का प्रारंभिक व अंतिम बिंदु क्रम से है। यानी कि रेड क्लिफ रेखा जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाते हैं, वो रेखा का जो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु कौन सा है ये पूछ रहा है। तो प्रारंभिक बिंदु है अपने गंगानगर का हिंदुमल कोट, और अंतिम बिंदु जो है वो है बाड़मेर का बाकासर गांव। तो ये आपके इसमें सही होने वाला है, यानी कि रेड क्लिफ रेखा का प्रारंभिक बिंदु हो गया हिंदुमल कोट और अंतिम बिंदु हो गया अपने बाकासर गांव बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है, राजस्थान की आकृति है। तो राजस्थान की आकृति कैसी है भाई? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान आकृति है। ये तो शुरुआत होते ही सबसे पहले करवाते हैं कि राजस्थान की आकृति कैसी है, तो पतंगाकार है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। तो ये आप सबको ध्यान होना चाहिए, कैसी आकृति है, तो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है, राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। यानी कि राजस्थान के लिए निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य रहने वाला है उसके बारे में बताना है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 4 जो है, यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ और 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ से लेकर 69-30 ईस्ट और 78-17 ईस्ट रहने वाला है। यानी कि उत्तर से दक्षिण का जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार जो दे रखा है उसके बारे में बताया हुआ है। तो इसमें वही 23-3 से 30-12 है, और वापस 69-30 से 78-17, यानी कि ये तो है पूर्व का विस्तार और ये है उत्तर और उत्तर का विस्तार है। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो सही रहने वाला है भाई। 23-3 उत्तर अक्षांश से लेकर 30-12 उत्तरी अक्षांश और 69-30 पूर्वी देशांतर से 78-17 पूर्वी देशांतर रहने वाला है भाई। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है। यानी कि भारत के मैप में अगर आप देखो तो राजस्थान कहाँ स्थित है। तो राजस्थान आपको पता ही है भारत के यहाँ पे स्थित है। तो ये वाला एरिया कौन सा हो गया? उत्तर और पश्चिम हो गया। तो उत्तर पश्चिमी दिशा इसमें रहने वाली है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो सही होने वाला है अभी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, तो राजस्थान का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है। तो इसमें देखो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1/10वां भाग है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपके सही रहने वाला है। जब हम भौगोलिक स्थिति पढ़ते हैं तो बताते हैं कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 10.11% है पूरे भारत के क्षेत्रफल के अगर अकॉर्डिंग देखें तो। यानी कि अगर भारत का पूरा क्षेत्रफल अगर हम 100% माने तो उसका राजस्थान का जो हिस्सा है वो 10.11% है। तो 10% है, इसका मतलब कितना हो गया? 100 का 1/10वां भाग हो गया, इसलिए 1/10वां भाग है वो राजस्थान है भारत का क्षेत्रफल का भाई। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। यानी कि राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है, कि राजस्थान हमारे भारत के राज्यों के साथ सीमा बनाता है उसका टोटल योग कितना है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहने वाला है कि 4850 किलोमीटर है वो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात तथा मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा साझा करता है। तो कौन सा जिला है भाई जो संयुक्त सीमा साझा करता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर रहने वाला है 2, यानी कि बांसवाड़ा जो है
वो राजस्थान का ऐसा ज़िला है जो गुजरात से भी सीमा लगाता है और मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो सही रहने वाला है भाई। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में से विश्व के किस देश का क्षेत्रफल राजस्थान के लगभग बराबर है? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर लगभग आता है? तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 1 सही रहने वाला है। यानी कि जर्मनी का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो वो राजस्थान के लगभग बराबर क्षेत्रफल का मान सकते हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। उस दिन सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन राजस्थान के किस जिले में देखा जा सकता है? यानी कि जो जिला कर्क रेखा से जितना दूर है तो वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा तिरछापन देखा जाएगा। तो इसमें अगर इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो श्री गंगानगर जो है वो सबसे ऊपर यानी कि उत्तर में रहता है। तो वहाँ से तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे कर्क रेखा है, तो यहाँ से जितना दूर है वहाँ उतनी तिरछी रेखा पड़ने वाली है भाई। तो गंगानगर जो जिला है वो सबसे तिरछापन वहाँ पे रहने वाला है। यानी कि 11 के अंदर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहने वाला है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, निम्नलिखित में से असंगत युग्म की पहचान करो। यानी कि कौन सा युग्म है जो आपका असंगत रहने वाला है? तो देखो भाई, इसमें सबसे पहले दे रखा है हमादा। तो हमादा यानी कि कठोर चट्टानी स्थल है, उसको हमादा कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। इंसेनबर्ग मतलब होता है कि अवशिष्ट पहाड़ियाँ, यानी कि पानी है, जब पानी बारिश होती है तो पानी जब बह के जाता है तो वहाँ पे चट्टानों के बीच में दरारें पड़ जाती है, जिससे वो एक अवशिष्ट पहाड़ियों का रूप बन जाता है, उसे इंसेनबर्ग कहते हैं। और रेग यानी कि रेतीला मरुस्थल, रेग यानी रेतीला मरुस्थल नहीं होता भाई, इर्ग यानी रेतीला मरुस्थल होता है। तो रेग का मतलब होता है जहाँ पथरीला भी हो और अपने रेतीला भी हो, तो उससे हम रेग कहते हैं। और ढांड यानी कि हो गया अस्थलीय लवणीय जो झीलें होती है उसे हम ढांड कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर असंगत माना जाए तो ये तीसरा ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि रेग का मतलब होता है जहाँ पे पथरीला भी हो और रेतीला भी हो, जहाँ दोनों का मिक्सअप हो रहा है ना उसको कहते हैं रेग। और ये पथरीला हो गया वो तो हो गया हमादा, और रेतीला होता है उसे कहते हैं इर्ग। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना भाई। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, पश्चिमी राजस्थान में छोटी छोटी झाड़ियाँ एवं घास के झुंड के पास पास बनने वाले बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? यानी कि जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है उसके पास जो रेत आके आती है उड़ के और वहाँ आके इकट्ठी हो जाती है और छोटे छोटे वो बन जाते हैं बालू का स्तूप, तो उनको हमारे भाषा में क्या कहते हैं? तो वो है भाई नेब का। तो ये ध्यान रखना, छोटी छोटी झाड़ियों के पास में जो रेतीले बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें कहते हैं नेब का, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में अर्धशुष्क बांगर प्रदेश स्थित है। यानी कि अर्धशुष्क बांगर प्रदेश है वो कहाँ पर स्थित है और उसकी जो वर्षा रेखा है वो कौन सी वर्षा रेखा डिसाइड करती है कि इससे आगे है वो अर्धशुष्क बांगर प्रदेश रहने वाला है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो सही रहने वाला है। यानी कि 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के जो मध्य का भाग है उसे हम अर्धशुष्क बांगर प्रदेश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गौड़वाड़ प्रदेश विस्तृत है। तो गौड़वाड़ प्रदेश विस्तृत है आपके बाड़मेर और जालोर और सिरोही के अंदर जो है वो गौड़वाड़ प्रदेश विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है। तो बाप बोल्डर्स युग से संबंधित इसमें आपके ऑप्शन नंबर 2 है वो सही रहने वाला है। कार्बोनिफेरस काल से ये युग संबंधित है बाप बोल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है, उदयपुर जिले में पहाड़ियों से घिरा हुआ तस्तरी नुमा भाग कहलाता है। तो भाई उदयपुर जिले का जो पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान है उसे हम गिरवा कहते हैं। यानी कि गिरवा की पहाड़ियाँ भी है, तो वहाँ पे चारों मेरे ऐसे पहाड़ियाँ हैं और इसके बीच में एक शहर बसा हुआ है, इसलिए उन्हें कहते हैं गिरवा। तो उदयपुर जिले में पहाड़ियों से घिरा हुआ तस्तरी नुमा जो भाग है उसे क्या कहेंगे? गिरवा कहते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दे रखा है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों का ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित अवरोही क्रम लिखिए। अवरोही क्रम लिखना है, इसका मतलब है कि जिसकी लंबाई ज़्यादा है उसको लिखना है पहले, फिर उसको छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इस अकॉर्डिंग लिखना है। अवरोही का मतलब यही होता है कि बड़े से छोटे की ओर जाना है। तो सबसे लंबी हाइट वाली आपको कौन सी लग रही है चोटी, बताओ इसमें?
तो इसका आपको ऑप्शन रहने वाला है 2, यानी कि सबसे ज़्यादा लंबी शेर हो गई 1597, फिर आ गई देलवाड़ा, फिर आ गई जरगा, फिर आ गई अचलगढ़। तो इस प्रकार आपके 18 में ऑप्शन नंबर 2 सही रहने वाला है भाई। फिर आते हैं अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए, यानी कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो इसका आपके ऑप्शन नंबर 3 है वो सही रहने वाला है, यानी कि इसका विस्तार टर्सरी युग में हुआ है। तो ये बिल्कुल गलत है भाई, इस युग में नहीं हुआ है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, लसाड़िया का पठार स्थित है। तो लसाड़िया का पठार कहाँ पे स्थित है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपके 3 सही रहने वाला है। उदयपुर शहर व जयसमंद झील के मध्य स्थित है, उसे लसाड़िया का पठार कहते हैं। यानी कि ये बहुत ही कटा फटा पठार है, और लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पास में और उदयपुर शहर के बीच में स्थित है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीड़ से प्रभावित है? यानी कि बीड़ क्षेत्र कहाँ पे है भाई? जो चंबल क्षेत्र, चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वहाँ पे ये स्थित है। तो चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ पे है? करौली है, धौलपुर है, सवाई माधोपुर है, यहीं पे चंबल नदी बहती है। तो बीड़ भी सर्वाधिक यही होने वाले हैं, और करौली को आपको पता ही है बीड़ की रानी कहते हैं। तो ये सब ध्यान रखना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदान का भाग है? यानी कि निम्न में से आपको बताना है कि पूर्वी मैदान का भाग कौन सा है। यानी कि अपने ये जयपुर साइड वाला जो भाग है ये पूर्वी मैदान का ही भाग है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो सही रहने वाला है, यानी कि मध्य माही बेसिन। तो मध्य माही बेसिन का जो भाग है इसे हम पूर्वी मैदान का भाग भी कहते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, राजस्थान में विंध्यन कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो विंध्यन कगार पाए जाने वाले क्षेत्र है भाई सवाई माधोपुर और कोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 है वो सही रहने वाला है भाई। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दे रखा है घोड़े के नाल जैसी आकृति की पहाड़ी स्थित है। यानी कि ऐसी कौन सी पहाड़ी है जिसकी बनावट है वो घोड़े के नाल जैसी है? तो इसमें आपके आंसर हो जाएगा भाई 1, यानी कि रामगढ़ 12 के अंदर जो पहाड़ियाँ हैं उनकी जो आकृति है वो घोड़े के नाल जैसी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा, यानी कि रामगढ़ 12। क्वेश्चन नंबर 25 आपको दे रखा है 56 का मैदान विस्तृत है। तो 56 का मैदान कहाँ पे विस्तृत है? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर 56 की पहाड़ियाँ स्थित 56 का मैदान स्थित है। और 56 की पहाड़ियाँ पूछे तो वो बाड़मेर यहाँ पे स्थित है इस साइड में। और क्वेश्चन नंबर 26 आपको दे रखा है 18 करोड़ वर्ष पुराने वानस्पतिक जीवाश्म जैसलमेर के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? यानी कि 18 करोड़ वर्ष पुराने जो जीवाश्म मिले हैं वो जैसलमेर के किस स्थान से मिले हैं? तो इसमें आपका आंसर नंबर या ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, आंकल के अंदर ये जीवाश्म मिले हैं भाई। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, देशहरो क्या है? तो देशहरो जो है वो रागा और जरगा की पहाड़ियों के मध्य वर्ष भर जो हरा भरा क्षेत्र रहता है उसे देशहरो कहते हैं। देशहरो यानी कि वर्ष भर हरा भरा रहता है। तो ये रागा और जरगा की जो पहाड़ियाँ हैं उदयपुर में, उनके मध्य का जो स्थान है वो वर्ष भर हरा भरा रहने के कारण ही उसे देशहरो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है पूर्वी मैदानी प्रदेश निम्न में से किसका अवशेष है? यानी कि पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है वो प्राचीन काल के किस भूखंड का अवशेष माना जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा, यानी कि तैथित सागर जो है उसका अवशेष माना जाता है अभी, कि पहले यहाँ पे सागर था और फिर कुछ भूखंड के अंदर कुछ हलचल होने की वजह से और उथल पुथल की वजह से ये पूर्वी मैदानी प्रदेश में बदल गया था। क्वेश्चन नंबर 29 आपको दे रखा है रिक्त स्थान अर्ध शुष्क से आर्द्र जलवायु वाले प्रदेश में पाई जाती है। यानी कि कौन सी, इसमें कुछ मिट्टियाँ दे रखी है, कौन सी मिट्टी है वो अर्ध शुष्क से आर्द्र जलवायु की ओर पाई जाती है? तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, यानी कि इंसेप्टिसोल्स जो मृदा है वो अर्ध शुष्क से आर्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 आपको दे रखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन दे रखा है इस मिट्टी का निर्माण भौतिक अपक्षय व अधिक तापांतर से हुआ है। इस मृदा को जल
इस मृदा की जल धारण क्षमता न्यूनतम होती है। तो ये दो कथन है वो किस मृदा के लिए है, तो उसमें न्यून चारों मृदा में से आपको एक मृदा का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपके सही हो जाएगा। यानी कि मरुस्थलीय जो मृदा है वो एक तो मिट्टी का निर्माण और भौतिक अवशेष से अधिक तापांतर से हुआ है, और इस मृदा की जल धारण क्षमता है वो बहुत ही कम होती है। इसलिए कौन सी है, तो मरुस्थलीय मृदा है। इसलिए यह पश्चिमी राजस्थान में थोड़ी सी बारिश होती है तो यहाँ बाढ़ आने की संभावना रहती है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो रेतीली मिट्टी है, मरुस्थलीय मृदा है, और इनकी जल धारण क्षमता है वो बहुत ही कम होती है। क्वेश्चन नंबर 31 आपको दे रखा है, राजस्थान में साई रोजेम्स और जिप्सीफेरस मृदा का विस्तार क्षेत्र वाले जिले कर में से है। यानी कि कौन से जिलों के अंदर साई रोजेम्स और जिप्सीफेरस मृदा पाई जाती है, तो वो आपके ज़िले आ जाएंगे गंगानगर और बीकानेर। यानी कि गंगानगर और बीकानेर का जो एरिया है वहाँ पे ये वाली मृदा पाई जाती है अभी। तो क्वेश्चन नंबर 32 में आपको दे रखा है, राजस्थान कृषि विभाग द्वारा राजस्थान की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया। यानी कि राजस्थान कृषि विभाग है उन्होंने मिट्टियों को कुछ भागों में विभाजित किया है, तो इसने कितने भागों में विभाजित किया है, इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। यानी कि 14 प्रकार की मिट्टी के अंदर इनका विभाजन किया गया है अभी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले मृदा की पारिस्थितिकीय समस्या सेम से भीषणतम प्रभावित है। यानी कि कौन सा इलाका है जो सेम की समस्या से प्रभावित है, तो इसमें आपके आ जाएगा भाई 33 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। यानी कि हनुमानगढ़ और गंगानगर का जो एरिया है वो सेम की समस्या से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि वहाँ पे एक तो नहरी क्षेत्र है, तो नहर का पानी जो है वो वर्ष भर वहाँ जमा रहता है पानी, और उसकी वजह से जो ज़मीन की जो लवणीयता होती है वो यहाँ से उठकर ऊपर आ जाती है, और ऊपर आने की वजह से वो दलदली हो जाती है, और दलदली होकर के जहाँ उपजाऊ मिट्टी बननी चाहिए वहाँ पे वो लवणीय मृदा हो जाती है, जिससे वहाँ पे ना तो खेती होती है और ना ही कोई पेड़ पौधे वहाँ पे उग सकते हैं। इसलिए वो इसे सेम की समस्या कहते हैं, और ये ज़्यादातर गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाती है, क्योंकि वहीं पे नहरी क्षेत्र है और नहरों इनकी जहाँ पे ज़्यादा पानी रहता है और वर्ष भर पानी पड़ा रहता है, तो वहाँ पे ये समस्या उत्पन्न हो जाती है अभी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में, तो निम्नलिखित में से किस मृदा को स्वतः जोत मृदा के उपनाम से भी जाना जाता है। यानी कि स्वतः जोत मृदा के नाम से जाने जाने वाली मृदा कौन सी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके 2, यानी कि काली मृदा। काली मृदा जो है वो स्वतः जोत मृदा के उपनाम से जानी जाती है, क्योंकि ये मृदा बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, और अगर आप थोड़े से भी इसमें अगर बीज डाल दो तो ये अपने आप उग जाती है, इसलिए इसे कहते हैं स्वतः जोत मृदा के नाम से भी जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके, बनास नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस मृदा का अधिकांश क्षेत्रफल है। यानी कि बनास बेसिन के अंदर अधिकांश जो क्षेत्र है वो किस मृदा का आता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। यानी कि भूरी मृदा का जो क्षेत्रफल है वो अधिकांश रहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 36 दे रखा है, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन का प्रकार है, तो इसमें कौन सा प्रकार है जो मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। जैसे अवनालिक अपरदन भी है, परतदार अपरदन भी होता है, चादरी अपरदन भी होता है, तो इसका मतलब उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से राजस्थान में मृदा की समस्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सी है वो मृदा की समस्या राजस्थान में पाई जाती है। तो देखो भाई, मृदा अपरदन राजस्थान में होता है, मृदा अवकर्षण भी राजस्थान के अंदर होता है, सेम की समस्या भी गंगानगर हनुमानगढ़ में वहाँ पे है, यानी कि उपरोक्त सभी समस्या है वो राजस्थान के अंदर पाई जाती है। फिर आते हैं, लवणीय मृदा किस जिला युग्म में मुख्यतः पाई जाती है। यानी कि कौन से जिले युग्म सही है जिसके अंदर लवणीय मृदा पाई जाती है, खारी मृदा पाई जाती है, तो वो आपके हो जाएगा भाई इसमें 38 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। यानी कि जालोर और बाड़मेर जो क्षेत्र है, यानी कि जो पचपदरा झील वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे है वो खारी मृदा पाई जाती है, इसलिए लवणीय मृदा के लिए जिम्मेदार है। फिर क्वेश्चन नंबर 39 आता है, लाल लोमी मृदा पाई जाती है, तो लाल लोमी मृदा पाई जाती है भाई, इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। यानी कि दक्षिणी राजस्थान के अंदर लाल लोमी मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 आता है, हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मृदा पाई जाती है,
यानी कि हाड़ौती के अंदर कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, यानी कि वर्टिसोल्स। यानी कि हाड़ौती प्रदेश यानी कि जो कोटा है, बारा है, बूंदी है, झालावाड़ वाला एरिया आता है, इसमें वो वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 आपके आ जाएगा, एरिडी मृदा समूह प्रधानतः राजस्थान के किस प्रदेश में पाई जाती है? यानी कि एरिडी सॉल जो मृदा है, एरिडी मृदा समूह है, वो राजस्थान के किस जिले में पाई जा सकती है? तो इसमें आपके राजस्थान का जो पश्चिमी भाग आता है, यानी कि 41 के अंदर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा। यानी कि राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर एरिडी मृदा समूह पर पाई जाती है। 42 नंबर क्वेश्चन में, राजस्थान में सालर वन का विस्तार क्षेत्र है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपके सही हो जाएगा। यानी कि अलवर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के अंदर सालर वन का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 आता है, आबू क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो आबू है वो सिरोही वाला क्षेत्र आता है, आबू सिरोही। तो इस क्षेत्र के अंदर आपके उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देर का है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वनावरण है, यानी कि रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान के अंदर वनावरण का कितना भाग है, कितना क्षेत्रफल है? तो वो आपके ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी कि 16,548 वर्ग किलोमीटर लगभग वन आवरण क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 45 आपको दे रखा है कि वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में रक्षित वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है? यानी कौन से जिले के अंदर रक्षित वन का क्षेत्रफल देखा जाए तो वो सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपके 1 सही हो जाएगा, यानी कि 12 के अंदर जो है वो आपके रक्षित वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है। क्योंकि 12 के अंदर भी आदिवासी लोग रहते हैं, और आदिवासी लोग आपको पता ही है प्रकृति कितना प्रेम करते हैं। वो पेड़ पौधों को ही भगवान मानते हैं, तो उनके संरक्षण करना तो उनका प्रथम धर्म माना जाता है, इसलिए वहाँ पे रक्षित क्षेत्र है वो सर्वाधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 में आता है, शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में वन एवं वन्य जीवों के विकास हेतु शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यानी कि आफरी की स्थापना कहाँ की गई? तो आफरी की स्थापना की गई थी, वो जिला आपके आ जाएगा जोधपुर, यानी कि क्वेश्चन आंसर नंबर इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो आफरी है वो कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर स्थित है भाई। क्वेश्चन नंबर 47 आपको दे रखा है, राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय वन के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करो। यानी कि उपोष्ण जो कटिबंधीय वन है उसके लिए जो नीचे कथन दे रखे है उसमें से कौन सा कथन है वो गलत है, वो आपको छांटना है। तो इसमें दे रखा है, ये वन राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों में बहुतायत से मिलते हैं। ये वन 150 सेंटीमीटर या इससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्षों की सघनता से हरियाली वर्ष पर्यंत बनी रहती है। बिल्कुल हरियाली बनी रहती है भाई, इसका तो बहुत ही सही बात है कि हरियाली बनी रहेगी, पेड़ पौधे होंगे तो। इन वनों का विस्तार राज्य के कुल वन क्षेत्र के आधे प्रतिशत से भी कम भाग में है। तो ये भी से उपोष्ण वन तो बहुत ही कम है, क्योंकि सिरोही साइड ही ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन ये वन राज्य के दक्षिणी पूर्वी भागों में बहुतायत से मिलते थे, ये तो बहुत गलत है भाई, क्योंकि उपोष्ण कटिबंधीय वन है वो तो सिरोही साइड यहाँ पाए जाएंगे भाई, भरतपुर है, दक्षिण तो सही है, लेकिन ये पूर्वी जो भाग आया ये बहुत गलत है, यहाँ पे नहीं पाए जाते। तो इसका आपके ऑप्शन नंबर जो 1 आएगा 47 का वो आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसमें असत्य कथन ये की है। क्वेश्चन नंबर 48 आता है, राज्य वृक्ष खेजड़ी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो राज्य वृक्ष खेजड़ी को मरुस्थल का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। हमने इस पे क्लास ले रखी है राजस्थान के प्रतीक चिन्हों पर, और उसमें बिल्कुल बताया गया है कि राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं, ग्रंथों के अंदर इसको समी कहते हैं, तो खेजड़ी है, रोइडा है, इन सारे प्रतीक चिन्हों के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगर आपने क्लास नहीं ली है तो जाकर एक बार ज़रूर लीजिए। चलो भी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। राजस्थान वनीकरण एवं जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम किस देश के सहयोग से संचालित है? यानी कि इस कार्यक्रम के अंदर कौन सा देश है वो भारत को सहयोग कर रहा है? तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई 49 के अंदर ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 2, यानी कि जापान जो है वो इस क्षेत्र में भारत की हेल्प कर रहा है। राजस्थान वनीकरण एवं जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम में जापान ने सहयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 50 आता है, रिक्त स्थान एक प्रकार की सुगंधित घास है जिससे तेल निकाला जाता है तथा टाटियाँ बनाई जाती है, यानी कि टाटियाँ बनाई जाती है और तेल निकाला जाता है और एक प्रकार की घास है।
तो इसमें से आपके ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगी, यानी कि खसगास। तो खसगास की विशेषता है कि भाई एक इससे तेल भी निकाला जा सकता है और टाटियाँ भी बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 51 आता है, AISFR 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है, यानी कि कौन से जिले के अंदर सर्वाधिक वन आवृत क्षेत्र पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा कि उदयपुर के अंदर है वो वन आवरण क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है। हाँ, तो भाई क्वेश्चन नंबर 52 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान करो। तो इसमें जो पहला ही ऑप्शन दे रखा है विश्व वानिकी दिवस, ये बहुत ही गलत है, क्योंकि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, न कि वानिकी दिवस। तो पहला ही ऑप्शन आपके इसमें गलत हो जाएगा। तो 52 का हो गया 1 नंबर। फिर आते हैं 53, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला अभी हमने ऊपर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि उदयपुर क्षेत्र है वो वनावरण वाला जिला है, तो उदयपुर ही वन क्षेत्र वाला सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 दे रखा है, राजस्थान वन नीति 2023 कब जारी की गई। तो राजस्थान वन नीति 2023 जो है वो आपके जारी की गई है 5 जून को। तो 5 जून 2023 को ये रिपोर्ट जारी की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। 55वां आंसर 55 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, बाघों का जच्चा घर के रूप में प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, यानी कि किस अभ्यारण्य का जो उपनाम कह सकते हैं या फिर उसकी पहचान कह सकते हैं वो बाघों का जच्चा घर के रूप में है। तो इसमें आपका आ जाएगा भाई रामगढ़ विस्तारी जो क्षेत्र है, जो कि कोटा बारा साइड स्थित है, उसको बाघों का जच्चा घर भी कहते हैं। ओरण क्या है, यानी कि ओरण शब्द हम राजस्थानी शब्दावली के अंदर ओरण का यूज़ करते हैं कि ओरण है, ये ज़मीन ओरण के अंदर आती है, तो ये ओरण है क्या। तो इसका आपके ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा, यानी कि वन्य जीवों के प्राकृतिक जो आवास होते हैं उसको कहते हैं ओरण। यानी कि वहाँ पे ना तो आप शिकार कर सकते हैं ना कोई खेती वगैरह कर सकते हैं, वो केवल और केवल वन्य जीवों के लिए और प्राकृतिक संपदाओं के लिए ही संरक्षित रहता है भाई, इसे ओरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 दे रखा है, राजस्थान में नवसर्जित रामसर साइड मेनार और खींचन कर में से स्थित है, यानी कि जो अभी हाल ही में नई रामसर साइड घोषित की गई थी जिसे रामसर मेनार और खींचन है, तो वो दोनों कर में से कहाँ पर स्थित है, कौन से जिलों में स्थित है। तो इसमें आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मेनार जो है वो है उदयपुर के अंदर और खींचन जो है वो है आपके फलोदी के अंदर। यानी कि ये क्वेश्चन भी हमारे चैनल पर करवाया गया है अभी, इसलिए आप कंटिन्यू बने रहे और क्लास अपलोड हो रही है, आप देखते रहे बस। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर, निम्नलिखित में से राजस्थान का 57वां कंजर्वेशन रिजर्व है, यानी कि राजस्थान का 57वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है। तो वो आपके हो जाएगा आसोप भीलवाड़ा के अंदर, यानी कि आसोप भीलवाड़ा जो क्षेत्र है वो राजस्थान का 37वां कंजर्वेशन रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 59 आता है, निम्नलिखित वन्य जीव संरक्षण स्थल को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कर उपयुक्त कूट का चयन करो, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण की क्रम में चलते हुए उनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कि इसमें सबसे पहले देखा जाए तो उत्तर साइड में उत्तर में आ जाएगा सबसे ऊपर तो केवलादेव है, केवलादेव जो कि भरतपुर इस साइड है, तो केवलादेव सबसे ऊपर आ गया। उसके बाद आपके आ जाएगा बंद बारेटा, वो भी भरतपुर के अंदर ही है। फिर आपके आ जाएगा वन विहार और फिर आ जाएगा सभी मान सिंह वाला, यानी कि 2, 4, 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके सही होने वाला है अभी। 59 का 3 नंबर ऑप्शन सही है। 60 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में जीवाश्म उद्यान के उपनाम से जाना जाता है, यानी कि कौन से क्षेत्र को जीवाश्म उद्यान के नाम से जानते हैं। तो वह आपके आ जाएगा राजस्थान मरु उद्यान, जो कि जैसलमेर के अंदर स्थित है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही प्राचीन जीवाश्म मिला है, इसलिए इसे कहते हैं जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। यानी कि 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 12, 16, 24 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचता है, यानी कि वह संख्या ज्ञात करनी है आपको
जिससे कि उपरोक्त प्रश्न में दिए गए संख्याओं से अगर आप भाग दो तो आपको शेषफल के रूप में जो है वो 7 बचना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। यानी कि 247 के अंदर अगर आप 12 है, 16 है, 24 है, 30 से भाग दोगे तो आपको शेषफल के रूप में हमेशा 7 ही मिलने वाला है भाई। क्वेश्चन नंबर 62 आपको दे रखा है, वह अधिकतम संख्या क्या है जिसके द्वारा 280, 349 तथा 487 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल रहता है। यानी कि इनमें से जो नीचे संख्या दे रखी है इसमें से किससे भाग दे इन तीनों संख्याओं को, कि भागफल के रूप में या फिर शेषफल के रूप में, शेषफल के रूप में है वो 4 मिले। तो इसमें आपका 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। यानी कि 69 से अगर आप भाग दोगे तो आपको शेषफल के रूप में हमेशा 4 ही प्राप्त होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 यानी कि दो संख्याओं का महत्सप है 24 है तथा उनके गुणनफल 3456 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। तो ऐसा केवल और केवल 2 संख्याओं के जोड़े ही संभव है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 64, दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, उन संख्याओं का महत्सप 42 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। यानी कि वह बड़ी संख्या 126 होने वाली है। तो इसमें आपको बस महत्सप दे ही रखा है, अनुपात दे रखा है, तो आराम से इसकी संख्या ज्ञात कर सकते हो आप। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 65, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 36, 48, 60 और 96 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बचता है। यानी कि इसमें 9 शेष बचता है, तो जिसमें कौन सी संख्या के अंदर भाग दोगे तो आपका शेषफल है वो 9 बचने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना, आप हमेशा ऑप्शन की सहायता से ही करो कि ऑप्शन के अंदर भाग दे के देख लो, आप आराम से पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसमें शेषफल है वो 9 बच रहा है। यानी कि 65 का आपके ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। यानी कि 8649 में अगर आप उपरोक्त संख्याओं का भाग दोगे तो आपको शेषफल के रूप में हमेशा 9 ही मिलने वाला है भाई। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 25, 35, 42 तथा 70 से भाग देने पर क्रम से 11, 21, 31, 38 और 67 शेषफल बचता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। यानी कि 1046 के अंदर आप इन संख्याओं का भाग दोगे 15, 25, 35, 42, 75 का, तो आपको शेषफल के रूप में यही मिलने वाला है भाई। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 67, 15, 20, 25 व 30 का लसाअ ज्ञात करो। यानी कि इन सब का लसाअ ज्ञात करना है। लसाअ का मतलब है कि ऐसी संख्या होगी जिसके अंदर इन चारों का भाग जाता हो। तो चारों का भाग इसमें से देख लो आप किस में जा रहा है, और वो भी बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। लसाअ के लिए लसाअ के लिए छोटी से छोटी संख्या ली जाती है और मसाअ के लिए लेते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो इसमें 67 का ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। यानी कि 300 के अंदर आप देखोगे तो आपके 15 का भाग भी जाएगा, 25 का भाग भी जाएगा, 20 का भाग भी जाएगा और 30 का भाग भी जाएगा, वो भी बराबर पूरा जाएगा भाई। इसलिए इसका आंसर नंबर 1 है वो आपके सही हो जाएगा। ठीक है। फिर आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 दे रखा है 8/15, 5/12 और 3/20 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो इसमें सबसे पहले इनको सरल रूप में बदल दो, या फिर इन तीनों नीचे वाली संख्याओं का गुणा करके अगर आप देखोगे तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा। तो इसका आपको 68 का ऑप्शन नंबर 4 है वो सही होने वाला है। यानी कि 1/60 है वो इसका महत्तम समापवर्तक आने वाला है भाई। ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 69 के अंदर क्या दे रखा है, किसी कक्षा के 7 छात्रों का वजन क्रम से 47, 51, 39, 52 और 59, 53 और 49 किलोग्राम है, तो उन छात्रों का औसत वजन क्या होने वाला है। तो औसत पूछा इसके अंदर। तो औसत ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, इन सभी संख्याओं का योग करोगे, और कितनी संख्या है 3, 2, 5 और 2, 7, और 7 का भाग दे देना, आराम से इसका एवरेज आ जाएगा भाई। तो इसका आपके ऑप्शन नंबर आ जाएगा 1, यानी कि 50 है वो इसका औसत वजन होने वाला है।
8 आमों के समूह में से 140 ग्राम भार वाला एक आम को हटा दिया जाता है तथा उसके स्थान पर एक दूसरे आम को रख दिया जाता है और रख देने पर अब सभी आमों का औसत वजन पहले से 10 ग्राम बढ़ जाता है, तो उस नए आम का वजन ज्ञात करो। तो एक बात है भाई कि इसमें वो एवरेज कितना बढ़ गया, तो इसमें देखो भाई एवरेज कितना बढ़ गया, तो एवरेज आपके 10 ग्राम बढ़ गया है। तो यानी कि 140 को आपने कम किया और 10 ग्राम सभी में बढ़ा है, तो यानी कि 10 ग्राम प्रत्येक में बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 80 ग्राम, 80 किलो बढ़ने वाला है। तो 140 के अंदर आप 80 जोड़ दोगे तो पीछे कितने आ जाएगा, आपको 220 मिल जाएगा। यानी कि 220 ग्राम की है वो एक नई वस्तु या फिर नया आम को ऐड किया गया है। यानी कि 70 के अंदर आपके ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, यानी कि 220 सही हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 71 दे रखा है 40 प्रक्षेपणों का औसत 32 है, प्रथम 15 प्रेक्षणों का अंतर औसत 16 तथा अगले 16 प्रेक्षणों का औसत 20 है, शेष बचे प्रेक्षणों का औसत कितना होने वाला है। यानी कि इसमें दे रखा है कि 15 का औसत तो दे रखा है आपको 16 और अगले 16 का दे रखा है 20, तो बोल रहा है कि शेष जो बचे उनका औसत क्या होने वाला है। तो और 40 प्रेक्षणों का औसत आपको 32 दे रखा है, तो इसमें कुछ नहीं करना, इनका औसत का गुणा करो और इनके औसत का गुणा करो और 40 वाले औसत का गुणा करो, उसमें से इन दोनों का औसत घटा दो और उन जो पीछे बचे रहेंगे उनका औसत आ जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर यानी कि 2 सही होने वाला है। 71 में पीछे 80 बचेगा, यानी कि भाई 40 को गुणा करो आप 32 से, जो कि टोटल आ जाएगा। इसमें से आपको घटाना है 15 गुणा 16 और प्लस में इन दोनों को यहाँ से इसको भी घटाना है साथ में से, तो ये जो आएगा इसमें से उसको पूरा का पूरा घटा देना है। यानी कि 40 गुणा 32 का जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है ना, कि भाई आपने 40 को 32 से गुणा किया, उसमें जो रिजल्ट मिलेगा उसमें से आपको 15 गुणा 16 और एक ये बचने वाला है पीछे 16 गुणा 20, इन दोनों का जो आएगा योग, गुणा करके योग आएगा, उसको आपको इसमें से घटा देना है, पीछे आपको औसत मिल जाएगा आराम से। यानी कि इसका आपके ऑप्शन नंबर 2 है वो सही रहने वाला है। 71 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा भाई। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 72, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होने वाला है प्रथम 20 का, तो इसमें आपके आ जाएगा 10.5 आने वाला है अभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, 10 संख्याओं का औसत 13 है, यदि प्रत्येक संख्या में एक जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा। 10 संख्या दे रखी है और प्रत्येक में एक एक जोड़ दिया जा रहा है, तो औसत कितना हो जाएगा भाई, एक ही बढ़ जाएगा सबके अंदर। यानी कि 73 का ऑप्शन नंबर 4 है वो सही होगा, यानी कि पहले 13 था, सब में एक एक जोड़ दिया तो 14 हो जाएगा और क्या, ठीक है। तो नया जो औसत आएगा वो आपके आ जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर 74 दे रखा है 41 लगातार सम संख्याओं का औसत 105 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होने वाली है। यानी कि 41 लगातार सम संख्या ले लो, उनका औसत 105 आएगा, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होने वाली है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या का पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर है वो 1 हो जाएगा, यानी कि इसमें 145 आने वाला है भाई। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो इसमें 145 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा। फिर आते हैं 75 के अंदर, तो 100 संख्याओं का औसत है वो 120 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि दो संख्या 16 तथा 34 को गलती से 61 और 43 पढ़ लिया गया है, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, इन दोनों का योग करो और इन दोनों का योग करो, जितना योग इसमें ज़्यादा हो रहा है वो इसमें से घटा दो और आपका इसमें आंसर मिल जाएगा। यानी कि इसमें 75 का जो आंसर आपके आने वाला है वो रहेगा भाई 4 नंबर ऑप्शन, यानी कि 119.46 आपके नया औसत आ जाएगा। फिर आते हैं, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है। यानी कि राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान के
शिक्षा में बढ़ते कदम जो कार्यक्रम शुरू किया था उसका अभी नाम चेंज कर दिया है। तो अभी नाम चेंज करके नया नाम क्या रखा है, तो वो आ जाएगा आपके मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, यानी कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कर दिया गया भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 दे रखा है, हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च स्पेसएक्स मिशन के अंतर्गत कौन सा लॉन्च व्हीकल प्रयोग में लिया गया, यानी कि 77 में आपको लॉन्च व्हीकल बताना है जिसमें इसरो ने स्पेसएक्स मिशन के तहत प्रयोग किया गया। तो वो था PSLV C60, PSLV C60 रहने वाला है भाई। तो यानी कि 77 का ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 आता है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में सर्वाधिक अभिलेखित वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, यानी कि सर्वाधिक अभिलेखित अगर क्षेत्र देखा जाए तो वो किस जिले का रहने वाला, किस राज्य का रहने वाला है, तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मध्य प्रदेश का जो अभिलेखित वन क्षेत्र है वो सभी राज्यों के अकॉर्डिंग देखा जाए सर्वाधिक है भाई। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किन्हें वर्ष 2025 का पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी कि 25 के अंदर पद्म श्री पुरस्कार किनको दिया गया उसमें आपको बताना था। तो 79 का ऑप्शन नंबर 4 आपके सही हो जाएगा, यानी कि इसमें केवल 1, 2 और 3, तो सिनकोप निज़ाम और बतुल बेगम और बैजनाथ महाराज को दिया गया था भाई। तो इन तीनों को 2025 में पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना, निज़ाम और बेगम और महाराज, इन तीनों को दिया गया। निज़ाम, बेगम और महाराज को पद्म श्री पुरस्कार 2025 दिए गए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो 4 आपका सही हो जाएगा 79 में। 80 नंबर दे रखा था, अर्जुन अवार्ड 2024 में 24 से सम्मानित होने वाले पैरा खिलाड़ी मोना अग्रवाल का संबंध किस खेल से है, यानी कि इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया 2024 के अंदर और ये पैरा खिलाड़ी है मोना अग्रवाल, तो इनका संबंध है वो किस खेल से माना जाता है या किस खेल से है। तो इसमें 80 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका सही हो जाएगा, यानी कि पैरा शूटिंग से इनका संबंध माना जाता है भाई, मोना अग्रवाल, ध्यान रखना भाई, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 81 आता है, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा की किस कृति के लिए मुकुट मणिराज को वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, मुकुट मणिराज। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा, यानी कि गांव और अम्मा नाम शीर्षक नामक एक कहानी लिखी थी इन्होंने, जिसके तहत इनको 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ध्यान रखना, मुकुटमणि और किताब कौन सी है, गांव और अम्मा, यानी कि 81 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 है वो सही रहने वाला है भाई। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि भारत के जो रिजर्व बैंक है RBI उसका अभी 26वें गवर्नर के रूप में नए पद ग्रहण किया है नए बंदे ने, उनका नाम है संजय मल्होत्रा। तो ये ध्यान रखना भाई, संजय मल्होत्रा जी ने अभी RBI के अंदर 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 दे रखा था, मलेशिया में आयोजित पहले अंडर 19 महिला एशिया कप का खिताब किसने जीता। तो मलेशिया में अभी अंडर 19 एशिया कप चल रहा था महिलाओं का, तो उसमें जीतने वाले थे अपने क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर 1, यानी कि भारत जो है वो इसमें बाजी मार गया था अंडर 19 के अंदर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 84 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल कृषि मिशन का घटक नहीं है, यानी कि 84 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 है वो आपके सही आ जाएगा। ई नाम पोर्टल जो है वो अभी डिजिटल कृषि मिशन का घटक नहीं है, बाकी सभी है। ई नाम पोर्टल ये आधार कार्ड संबंधित माना जाता है, इससे ये संबंधित है ये। और फिर आता है क्वेश्चन नंबर 85, 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, यानी कि 10वीं जो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस थी उसका अभी आयोजन किया गया था, जो कि देहरादून उत्तराखंड के अंदर किया गया, यानी कि देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसका आयोजन किया गया था भाई। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन देहरादून उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है वो सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 86 आता है, इनमें से किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है, यानी कि कौन से के अंदर है वो नी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, वो इसमें से आपको छांटना था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा, यानी कि निष्काम जो है इसके उपसर्ग लगा है निस, तो नी उपसर्ग नहीं लगा है, सॉरी इसमें निस उपसर्ग लगा है, इसलिए जो नी उपसर्ग नहीं लगा था वो आपको चयन करना था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा, बाकी सभी के अंदर नी उपसर्ग लगा हुआ है। फिर आते हैं 87 नंबर, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग ही नहीं है। तो इसका आपके ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, यानी कि आसन। आसन के अंदर कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो इसमें अगर आपको पता लगाना हो कि भाई इसमें कैसे पता लगाए कि इसमें उपसर्ग है या फिर नहीं है, तो पहले तो एक बार आपको उपसर्ग पढ़ने पड़ेंगे, और अगर आपने पढ़ा भी नहीं है और तुक्का लगाना है तो एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जो उपसर्ग है उसको अगर आप अलग करोगे उस शब्द से, तो जो पीछे शब्द बचता है अलग करने के बाद उसका अगर स्वतंत्र अर्थ निकलता है तो वो उपसर्ग है, और स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता है तो इसका मतलब है कि वो उपसर्ग नहीं है। ठीक है ना, तो इसका मतलब आसन जो है वो उपसर्ग, आसन के अंदर कोई उपसर्ग नहीं है। फिर आते हैं 88, निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग लगे हुए हैं, यानी कि कौन से शब्द के अंदर एक से अधिक उपसर्ग लगे हुए हैं। तो इसका आपके ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी कि समावेश के अंदर एक तो सम उपसर्ग लगा हुआ है, और एक इसके अंदर वेश, पीछे वेश शब्द आता है तो इसमें वह उपसर्ग भी लगा हुआ है, सॉरी वी उपसर्ग लगा है, पीछे आएगा इस, सम प्लस वी प्लस इस, समावेश। तो इस प्रकार ये आपके ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा भाई। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 89, किस शब्द में प्रय उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, यानी कि कौन से उपसर्ग के अंदर प्रय उपसर्ग है वो प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो प्रार्थी के अंदर प्रय प्लस अर्थी, प्रोज्वल के अंदर प्रय प्लस उज्ज्वल, प्रहार के अंदर हो जाएगा प्रय प्लस हार, लेकिन प्रतीक जो देर का था इसमें प्रय उपसर्ग नहीं है, क्योंकि प्रय प्लस तीत अलग करोगे तो इस तीत शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता भाई, इसलिए ये तो इसका अर्थ अलग हो भी नहीं सकता, यानी कि इसका आएगा तो प्रति प्लस तय आ सकता है, लेकिन तीत तो नहीं आने वाला, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो आपके आएगा जो कि गलत आएगा इसमें, यानी कि प्रय उपसर्ग नहीं है, तो नहीं पूछा है तो इसका आपके ऑप्शन नंबर 4 रहने वाला है, यानी कि प्रति जो शब्द है इसमें प्रय उपसर्ग नहीं है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के अंदर कि किस शब्द में प्रा उपसर्ग नहीं है, यानी कि किस शब्द के अंदर प्रा उपसर्ग नहीं है, उस शब्द का आपको चयन करना था। तो इसका आपके ऑप्शन नंबर 3 रहने वाला है, यानी कि प्रार्थ जो है इसमें प्रा उपसर्ग नहीं है, इसमें प्रय उपसर्ग है, प्रय प्लस अर्थ प्रार्थ, प्रा प्लस जय हो गया, प्रा प्लस अवर्तन हो गया तो प्रावर्तन हो गया, प्रा प्लस अस्त यानी कि प्रास्त हो गया, लेकिन प्रा प्लस थैर इसका तो कोई मतलब ही नहीं है फिर। तो प्रा के अंदर, प्रार्थ के अंदर प्रा उपसर्ग नहीं है भाई, बाकी सब के अंदर प्रा उपसर्ग है, इसलिए 90 का ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 90 के बाद, सॉरी इस तरफ और क्वेश्चन 85, 86, 91, यानी कि 90 के बाद 91 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ दे रखा था, किस शब्द में संधि और उपसर्ग दोनों प्रयुक्त है, यानी कि आपको निम्न शब्दों में से उस शब्द को छांटना है जिसमें उपसर्ग भी हो और संधि दोनों हो। तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि संचय जो है इसमें आपके संधि भी हो रही है और उपसर्ग भी है, यानी कि सम प्लस चय आ जाएगा, जिसमें संचय आ जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 92 आपको दे रखा था, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनु उपसर्ग नहीं है, यानी कि निम्न जो शब्द दे रखे हैं उसमें से आपको उस शब्द का चयन करना है जिसमें अनु उपसर्ग उपस्थित नहीं है। तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अनुतम जो है इसमें अनु उपसर्ग नहीं है, इसमें अन उपसर्ग है। इसमें अनु प्लस राग हो गया, इसमें अनु प्लस दीत हो गया, इसमें अनु प्लस संसा हो गया, लेकिन अनुतम के अंदर अनु प्लस तम नहीं होता है, अन प्लस उत्तम होता है, यानी कि इसके अंदर अन उपसर्ग आएगा, अन प्लस उत्तम आएगा। तो अनु नहीं है, पर हमें अनु नहीं है वही छांटना है, उसका चयन करना है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो आपका 2 रहने वाला है वो एकदम करेक्ट रहने वाला है। तो 92 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा भाई।
क्वेश्चन नंबर 93 आपको दे रखा है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, यानी कि निम्न शब्द दे रखे हैं, इसमें से जो शुद्ध शब्द है उसका चयन करना था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, उच्छृंखल। यानी कि उच्छृंखल जो शब्द है वो एकदम शुद्ध शब्द है। थोड़ा कठिन शब्द दे रखा था ताकि बच्चे इसको गलत माने, लेकिन ये बिल्कुल सही शब्द था। और इसमें अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो उत्त प्लस श्रृंखल होता है, उत्त प्लस श्रृंखल। तो ये ध्यान रखना, उत्त प्लस श्रृंखल हो जाता है इसका अगर आप विच्छेद करोगे। तो तय का तो हो गया च और से का हो गया छः, और री की मात्रा इसके नीचे लग जाती है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, यानी कि कौन सा शब्द है जो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो इसका आपके ऑप्शन नंबर आ जाएगा भाई 1, महात्म्य। तो महात्म्य नहीं होता है वो, ये महत्म्य दे रखा, लेकिन महत्म्य नहीं होता, माँ होता है। यानी कि इसमें मैं में जो है वो आ की मात्रा रहती है, ध्यान रखना, महात्म्य। ठीक है, ए की मात्रा दे रखी है तो ए वाला गलत हो जाएगा भाई, इसमें हमेशा आ की मात्रा आएगी। यानी कि 94 ऑप्शन नंबर 1 है वो अशुद्ध शब्द है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 के अंदर कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, यानी कि इनसे विकल्प दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन से विकल्प के अंदर शब्द है वो शुद्ध है। तो 95 का ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका सही आ जाएगा। यानी कि पुरस्कार और जो कैलाश दे रखे हैं वो एकदम सही शुद्ध शब्द है दोनों, पुरस्कार भी शुद्ध है और कैलाश भी शुद्ध लिखा हुआ है भाई। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर ले लो आपका 96। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो शुद्ध नहीं है, यानी कि शब्द दे रखे हैं उसमें से कौन सा शब्द है वो शुद्ध नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आ जाएगा। यानी कि जो उपलक्ष्य है वो बिल्कुल शुद्ध शब्द नहीं है। इसमें उपलक्ष्य या फिर उपलक्ष्य अलग होता है, वो होता है, ये शब्द है वो गलत है। बाकी अंताक्षरी बिल्कुल सही है, अतिशयोक्ति बिल्कुल सही है, केंद्रीकरण बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 97 दे रखा किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है। तो इसमें भी आपको अशुद्ध शब्द पूछा है, तो 97 का ऑप्शन नंबर 3 आपके सही हो जाएगा, यानी कि वाल्मीकि। तो ये वाल्मीकि लिखा हुआ है, ये बहुत गलत लिखा हुआ है, ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है और आपको यही पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 दे रखा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसका आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर 4। यानी कि जो मुहूर्त है वो एकदम शुद्ध लिखा हुआ है, बाकी सारे गलत लिखे हुए हैं भाई। तो शुद्ध शब्द हो गया 98 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 99 दे रखा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द है वो शुद्ध नहीं है। यानी कि 99 के अंदर 99 का जो ऑप्शन नंबर 3 रहने वाला है वो एकदम सही है कि मुहर्रम जो लिखा हुआ है वो शुद्ध नहीं लिखा हुआ है भाई, वो अशुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 गुण संधि का उदाहरण है। यानी कि कुछ शब्द दे रखे हैं, उसमें बताना है कि गुण संधि का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें आपके आ जाएगा जलोर्जा, जल प्लस ऊर्जा। यानी कि ए के बाद ऊ की मात्रा आ रखी है, इसका मतलब ए के बाद ऊ आया तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो इसका हो गया आपके ओ, यानी कि जलो हो गया, तो जलोर्जा हो गया भाई इसका। यानी कि जल प्लस ऊर्जा क्या हो जाएगा, जलोर्जा। तो ये गुण संधि का नियम है, इसलिए इसमें गुण संधि का गुण है, ये गुण मतलब गुण संधि का उदाहरण है ये। तो 100 में हो गया जलोर्जा, ऑप्शन नंबर 2 सही। फिर क्वेश्चन नंबर 101 में आता है अनविकसा शब्द में कौन सी संधि है। तो अन प्लस इक्सा, यानी कि ए के बाद ई आ रखा है तो इसका वे हो गया है। तो जब भी आप देखो कि बीच में आधा यह दे रखा हो, यानी यह से पहले वाला वर्ड आधा दे रखा हो या फिर वे से पहले वाला वर्ड आधा दे रखा हो, तो आपको सीधे यण संधि की ओर ही जाना है कि इसमें तो यण संधि ही होने वाली है। तो यण संधि है इसके अंदर, अनविकसा के अंदर, तो इसका हो जाएगा अन प्लस इक्सा। फिर आते हैं भाई अपने निम्नलिखित में से, सॉरी अनविकसा नहीं, अनु प्लस इक्सा होगा इसमें, कि ऊ के बाद ई आ रखा है तो ऊ का वे हो जाता है, और ए के बाद ई आता तो ए का ये हो जाता था। ठीक है ना। अब आते हैं निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद असंगत है। यानी कि नीचे को संधि विच्छेद दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा संधि विच्छेद जो है वो असंगत है।
तो 102 के अंदर ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा, यानी कि गुरु उपदेश। तो गुरु उपदेश जो है वो बिल्कुल असंगत है, इसमें गुरु प्लस उपदेश गलत दे रखा है, ठीक है ना। कटुक्ति सही है, स्वेच्छा भी सही है, और मिथिलेश मिथिला प्लस ईस, आ के बाद ई आ रखा है तो ई आ का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ए ऊपर लग गया भाई, लेकिन ये गुरु उपदेश गलत था, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, यानी कि संधि विच्छेद दे रखे हैं उसमें कौन सा है वो सही है। तो 103 का ऑप्शन नंबर आपके 2 है वो रहने वाला है, यानी कि श्रद्धांजलि जो लिखा हुआ है इसका संधि विच्छेद बिल्कुल सही लिखा हुआ है, श्रद्धा प्लस अंजलि, तो श्रद्धांजलि। क्वेश्चन नंबर 104 है, अभिष्ट का संधि विच्छेद है, कि अभिष्ट जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होने वाला है। तो 104 का ऑप्शन नंबर 1 है वो सही रहेगा, अभि प्लस इष्ट। तो अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा भाई, अभिष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 105, उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होने वाला है, कि उच्छिष्ट जो शब्द दे रखा है इसका है वो संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका सही हो जाएगा, उद प्लस शिष्ट, यानी कि इसमें उद शब्द रहता है आगे और पीछे शिष्ट शब्द का योग हो जाएगा, तो इसमें से का हो जाएगा 6 और दे का हो जाएगा 6, तो इसका आ जाएगा आपके उच्छिष्ट। क्वेश्चन नंबर 106 दे रखा है, इसका ऑप्शन लिखा है, निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है, यानी कि व्यंजन संधि का जो उदाहरण है वो आपको इसमें छांटना था। तो इसमें आपके हो जाएगा 106 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, सज्जन, यानी कि सज्जन का संधि विच्छेद करोगे तो सत प्लस जन, सत प्लस जन इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो च का तीसरा वर्ण कौन सा, जय होता है, तो आधा जय हो जाएगा और पीछे ये जन जुड़ जाएगा तो सज्जन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि क्वेश्चन 106 का ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 107 देर का, धनुष टंकार शब्द में संधि कौन सी है। तो धनुष प्लस टंकार, तो धनु प्लस टंकार आता है, इसमें धनु के पीछे विसर्ग लगते हैं और पीछे टंकार शब्द जुड़ा है और विसर्ग का से षटकोण वाला हो गया, तो इसका मतलब आपको पता ही है कौन सी संधि होने वाली है। तो जिसमें विसर्ग आ जाए इसका मतलब है विसर्ग संधि रहने वाली है। तो क्वेश्चन 107 का ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 108 देर का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है, यानी कि कौन सा शब्द है जिसमें संधि नहीं हो रखी है, बस ऐसे ही योग हो रखा है या फिर वो ऐसे ही शब्द लिखा जाता है। तो इसमें 108 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके एकदम करेक्ट रहेगा, यानी कि प्रहार जो है वो संधि, इसमें संधि नहीं है, ये संधि रहित शब्द है, ठीक है। इसमें उपसर्ग हो सकता है, उस पर उपसर्ग का योग हो रखा है, पर प्रस हार हो रखा है, लेकिन संधि इसमें नहीं है भाई। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 109 दे रखा, देखो, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है। तो स्वर संधि किस में है, तो 109 का ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, जो विनायक जो है इसमें आपके रहने वाला है, स्वर संधि रहने वाली है भाई। तो 109 का ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 दे रखा है, इसमें दे रखा है, निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो कुछ उदाहरण दे रखे हैं, उसमें बताना है कि व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो 110 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका सही रहने वाला है, इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ये जो है वो यण संधि का उदाहरण है भाई, क्योंकि ये आ रखा है और ये से पहले आधा तय आ रखा है। तो आपको बताया था कि ये से पहले आधा स्वर आ जाए कोई भी, या फिर वह से पहले वाला शब्द आधा आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो यण संधि में रहने वाला है। तो ये अति प्लस अल्प होता है इसका विच्छेद, जो कि यण संधि में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन नंबर 1 है वो सही रहने वाला है, जिसमें व्यंजन संधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 111 दे रखा है कि किस विकल्प में संधि विच्छेद गलत दे रखा है। तो 111 का ऑप्शन नंबर आपके आ जाएगा भाई 1 नंबर, यानी कि अनुवेक्षी जो दे रखा है, अनु प्लस एक्सी, ये बहुत ही गलत दे रखा है, इसका संधि विच्छेद गलत है। बाकी हवन का हा प्लस अन हो गया, दिवंगत का दिक प्लस अंत हो गया, जगदम्बा का जगत प्लस अम्बा हो गया, बिल्कुल सही है। लेकिन ये अनवेक्षी जो शब्द है ये गलत इसका विच्छेद हो रखा है। तो यानी कि 111 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका रहने वाला है। तो इस पेपर के अंदर मेरे पास 111 क्वेश्चन ही आए हुए हैं और
111 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए गए हैं और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये हेल्पफुल रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे और भी अगर आपको पेपर सॉल्यूशन करवाए जाए तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके फिर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।